हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम मिलेंगे अपने एक स्पेशल गेस्ट से, और वो स्पेशल गेस्ट है कौन? वो है ये। ठीक है। बहुत दिनों से मैं वीडियो बना रहा था, तो ये जिद करती थी कि मुझे भी देखना है, मुझे भी बोर्ड पे लिखना दिखाइए, है ना। अब हम इसको मना करते थे कि कैसे देखोगी तुम, तो तुमको समझ में आएगा? तो बोली हाँ हम समझ जाएंगे। ठीक है, सबको हेलो बोल दो सबको। हाँ देखो, सबको हेलो बोल के, है ना। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसके बारे में तो पढ़ाई नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। जाओ तुम घूमो। तो हम लोग जे मेंस जो 25 ऑफ जुलाई को हुआ था, ठीक है, मैं ऐसे जो क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ आप लोगों का उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बच्चे बोलते हैं कि सर और ऐसा वीडियो बनाइए, तो उसी के बिहाफ पे वैसा ही एक वीडियो और हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें हम लोग 25 जुलाई का जो पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे। उसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चंस कुछ लेंगे और उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। अरे तुम क्यों आ जाते हो भैया बार बार? सबसे पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोला, फॉर अ पैराबोला, ठीक है, its vertices at a distance of 2 from origin and focus at a distance 4 from origin। ठीक है, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, और फोकस 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। ठीक है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला, a pair of tangents to parabola from origin meets it at P and Q. Find area of triangle OPQ। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ बताना है, जहां पे ये दिया हुआ है O इज ओरिजिन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। तो पैराबोला का वर्टेक्स जो है 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, और जो फोकस है 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। चलो ये सब बातें होती रहेंगी, हम आराम से डायग्राम बनाते हैं। तो यहां पे आपका ओरिजिन है। अब इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन से 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, मतलब यहां पे इसका वर्टेक्स है, ये डिस्टेंस कितना है? 2 है। और फोकस जो है इसका S, वो ओरिजिन से 4 यूनिट पे है। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 हो गया। अरे फोकस जो है ओरिजिन से 4 है, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना? 2 हो गया। पैराबोला बना लो। ठीक है, ऐसा पैराबोला हो गया। अच्छा, ओरिजिन से टेंजेंट खींचा है पैराबोला के ऊपर, 2 टेंजेंट है, एक P माने OP एंड OQ, है ना। तो ओरिजिन ये है, यहां से एक टेंजेंट खींचो, ये हो गया OP और ये हो गया OQ। ठीक है, 2 टेंजेंट हमने खींच दिया, OP OQ। क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो ये P और Q को मिलाओ। ठीक है, P और Q को मिलाओ, तो ये OPQ पूछ रहा है। अब ये मेरे को बताने का जरूरत नहीं है ये परपेंडिकुलर होगा एक्सिस पे। क्यों? सिमेट्री से 2 टेंजेंट अगर तुम ओरिजिन से खींचोगे तो ये P और Q जो होगा एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सिस में। सिमेट्री से तुम्हें दिख रहा है। तो मान लो P का कोऑर्डिनेट है x, y, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, -y। सही है, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है। अच्छा ठीक है, अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले A, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? देखो ये कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला होता है y² = 4ax।
लेकिन इस पैराबोला का वर्टेक्स जो होता है ओरिजिन पे होता है। अगर इसका वर्टेक्स h, k पे हो जाए तो इस पैराबोला का क्या इक्वेशन होता है, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच होता है। ध्यान से सुनना, जेईई मेंस का जो सिलेबस है और एडवांस का जो सिलेबस है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो स्टैंडर्ड पैराबोला रहेगा, बट बहुत बार शिफ्टेड पैराबोला भी हो सकता है। ये शिफ्टेड पैराबोला है, देख लो वर्टेक्स इसका कहां पे है। मैं पूछूं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होगा 2,0, मैं पूछा फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा 4,0। समझ रहे हो ना। तो यहां पे a का वैल्यू क्या होता है, a होता है किसी भी पैराबोला के लिए डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। किसी भी पैराबोला के लिए a क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस 2 हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स और फोकस के बीच में 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। इक्वेशन लिखो पैराबोला का, इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर। अच्छा इसका वर्टेक्स क्या है 2 0, तो k का वैल्यू 0 हो गया, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a का वैल्यू 2 है, x माइनस h, x माइनस 2, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। सही है, ऐसा आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या ये y एक्सिस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स है क्या, बताओ। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये एक्सिस है ना, ये फोकस a डिस्टेंस पे होता है वर्टेक्स से, और वर्टेक्स से a डिस्टेंस पीछे ये एक लाइन है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसी को तो डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यहां पे देख लो वर्टेक्स से 2 यूनिट्स पीछे कौन है, y एक्सिस है, और y एक्सिस x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया y एक्सिस। और हमारा जो ओरिजिन है, जिस पॉइंट से तुम टेंजेंट खींचे हो, वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, साथ साथ एक्सिस पे भी लाई करता है। ठीक है, अब पैराबोला का क्या प्रॉपर्टी होता है, यहां पे थोड़ा सा पैराबोला का प्रॉपर्टी यूज होगा। पैराबोला का प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी जैसे पैराबोला है, मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स है, अगर आप डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी पॉइंट लेके टेंजेंट खींचोगे तो वो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इस पॉइंट से, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, यहां से अगर आप टेंजेंट खींचोगे, सुनना बात, यहां से तुम अगर टेंजेंट खींचोगे तो वो ऑफ कोर्स वो भी परपेंडिकुलर होगा, पर वो साथ साथ लैटस रेक्टम का एंड पॉइंट होगा। माने ये जो टेंजेंट खींचोगे ना, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे आएगा, लैटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे। ये एंगल होगा 90 डिग्री, और जैसे ये ए और बी है तो ए बी जो होगा वो लैटस रेक्टम होगा। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ यहां पे ये जो पी और क्यू है, दीज आर नथिंग बट एंड पॉइंट्स ऑफ लैटस रेक्टम। सही है, तो ये जो एस फोकस है, इसको यहां ना बना के यहां पे बना दो, यहां पे, ये है ना। लैटस रेक्टम क्या होता है, फोकल कॉर्ड ना, फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अच्छा, फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सही बात है। ओके, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू। ट्रायंगल ओपीक्यू राइट ट्रायंगल है ना, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ओ एस इंटू पी क्यू, हाफ इंटू, अच्छा ओ एस, ध्यान से सुनो, ओ एस ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस 4, पी क्यू लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, पी क्यू क्या हो गया, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 इंटू, अच्छा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना होता है, 4a होता है पैराबोला का, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 2, तो ये 16 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, है ना। ट्रायंगल ओपीक्यू का एरिया क्या आ गया, 16 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये तो अगर प्रॉपर्टी मालूम होगा तो कोई आराम से बना लेगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, उसको ओरिजिन से पास कराओगे तो m आ जाएगा, m आ जाएगा तो ये थीटा आ जाएगा, तो उस हिसाब से पी एस एस क्यू आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी से कर लो, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। बेसिकली पैराबोला के केस में डायरेक्टर सर्कल इज द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जहां से वो वैसे पॉइंट का लोकस जहां से अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूं, दो टेंजेंट, दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा।
तो पैराबोला के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सा स्ट्रेट लाइन? उसका खुद का डायरेक्ट्रिक्स। सही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 passes through √3/2, 1 है ना। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे रखा है 1/√3। ई मतलब इसेंट्रिसिटी। सर्कल centered at one of the foci and radius is equal to 2/√3 intersects this ellipse at 2 points है ना, A and B. Find LAB का स्क्वायर। LAB मतलब लेंथ AB, यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है जी, LAB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या बोला? एक एलिप्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो इस पॉइंट से पास करता है, उसका इसेंट्रिसिटी 1/√3 है। ठीक है, अब उस एलिप्स का 2 फोकस होगा, उसमें से एक फोकस, वन ऑफ द फोकाई, एक फोकस का माने एक फोकस जो है वो सेंटर है इस सर्कल का, किसी एक सर्कल का सेंटर है एक फोकस, और उस सर्कल का रेडियस है 2/√3। वो सर्कल एलिप्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ए और बी पे। तो आपको ए बी लेंथ का स्क्वायर निकालना है। सही है, ए बी लेंथ का स्क्वायर। चलो देखते हैं, यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एलिप्स का इक्वेशन निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। इसमें तुम लोग को पता होगा रिलेशन एक होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। एलिप्स के लिए ए बी और ई के बीच का रिलेशन ये होता है। ये कब होता है? जब ए का वैल्यू बी से बड़ा होता है ना। और जब ए का वैल्यू बी से छोटा होता है तो फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। बट यहां पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम ए का वैल्यू बी से बड़ा एज्यूम करेंगे। सही है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा ई का वैल्यू क्या है 1/√3, उसका स्क्वायर तो 1/3। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2/3। तो यहां से कितना आ गया 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहां से तुम निकालो b स्क्वायर का वैल्यू 2a स्क्वायर बाई 3 आ रहा है। b स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2a स्क्वायर बाई 3। अच्छा हो गया। अब एक कंडीशन और है, ये एलिप्स इस पॉइंट से पास करता है √3/2, 1 से। तो ये जो पॉइंट है इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो तुम क्या करो, √3/2, 1 एलिप्स के इक्वेशन में डालो। तो कितना आएगा 3/2a स्क्वायर प्लस y की जगह 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। तो 3/2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू देखो 2a स्क्वायर बाई 3। तो यहां से मेरे को तुम ही बताओ 1/b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2a स्क्वायर। 1/b स्क्वायर की जगह पे यहां डालो तो ये भी हो गया 3/2a स्क्वायर, ये 1 हो गया। 3 + 3 6/2 यानी 3/a स्क्वायर 1 हो गया। तो यहां से a स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया। तो b स्क्वायर निकाल लो 2/3 इंटू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर का वैल्यू 2 हो गया। अरे a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इसमें डालो तो 2/3 इंटू 3 2 हो गया। a स्क्वायर 3 b स्क्वायर 2। सही है, आ जाओ। सर्कल का सेंटर कहां पे है? एक फोकस पे, रेडियस है 2/√3, याद रखना।
ठीक है। सर्कल का रेडियस है 2/√3 और एलिप्स के लिए ए स्क्वायर 3 आया है और बी स्क्वायर 2 आया है। एलिप्स का ग्राफ थोड़ा बनाओ, ऐसे करके एलिप्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें सुनो मेरी बात, ये इसका वन ऑफ द फोकस मान लो F1 है ना। इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाया है, रुको, इसको सेंटर मान के सर्कल है, वो सर्कल 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये सेंटर हो गया और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए और बी। अगेन तुमको दिख रहा होगा सिमेट्री से, ये जो ए और बी पॉइंट है ये वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट्स होगा, मतलब ए का एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होगा और बी का, माने ए और बी क्या है, मिरर इमेज है एक्स एक्सिस में। सिमेट्री से सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे है ना, तो जितना वाई एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही जितना एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। ठीक है, अब हमको ए और बी निकालना है। एलिप्स का इक्वेशन क्या था, x²/3 प्लस y²/2 इज इक्वल टू 1, यानी 2x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 1। हमको इस F1 का पहले कोऑर्डिनेट निकालना होगा, रेडियस तो मालूम है, कैसे निकालेंगे। एलिप्स का जो फोकस होता है वो होता है AE, 0 होता है, कितना, AE, 0 है ना, और प्लस के साथ होता है और माइनस के साथ होता है। तो माइनस वाला ऑफ कोर्स इधर होगा, प्लस वाला इधर होगा। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू √3 है, √3 इंटू और इसेंट्रिसिटी 1/√3 था, तो सर्कल का सेंटर हो गया 1, 0। तो ये F1 कितना है, 1, 0 है। ठीक है, 1, 0। तो सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x - 1² प्लस y - 0² इज इक्वल टू r² यानी 4/3। सुनना ध्यान से, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर्कल का सेंटर अगर h, k पे है तो x - h² प्लस y - k² इज इक्वल टू a² होता है। a तुम्हारा रेडियस, h, के सेंटर। ठीक है, अच्छा, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। यहां से तुम ही बताओ ये कितना है, इसको 3 इधर लाओ, तो 3x² प्लस 3 - 6x प्लस y² इज इक्वल टू हो गया 4, है ना। अच्छा, y² नहीं, 3y², ऐसा हो जाएगा। 3y² का वैल्यू कितना है बताओ, 3y² इज 1 - 2x²। ये डाल दो इसमें तो कितना आएगा, अरे यहां से 3y² देखो 1 - 2x², ये 3y² इसमें डालो, 3x² प्लस 3 - 6x प्लस 3y² की जगह पे 1 - 2x² इज इक्वल टू 4 हो गया। सही है, इज इक्वल टू 4। अच्छा, कितना आ रहा है, 3 - 2 x² - 6x प्लस, है ना, x² - 6x, एक सेकेंड, टू एक्स, हाँ यहाँ गलती है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, तो 3y² इज इक्वल टू 6 - 2x², तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। हाँ, तो x² - 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, x - 1 x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1, 5 हो गया। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 1, 5 तो बाहर आएगा, 5 नहीं लेंगे, 5 रिजेक्ट हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, और क्योंकि सेंटर है 1, 0 पे, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1 से छोटा ही ना आएगा, अरे नहीं, x कोऑर्डिनेट 1 अगर आ रहा है तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कट करेगा, ऐसा कैसे होगा, एक सेकंड रुको, तो जिस पॉइंट पे सेंटर है उस पे कैसे कट कर लेगा, सर्कल का रेडियस है 2/√3 और एलिप्स का जो है ये पॉइंट कितना आएगा,
हम्म, बहुत अजीब डायग्राम है इसका। एग्जैक्ट डायग्राम बताते हैं कैसा होगा, देखो ध्यान से। मतलब कुछ ऐसा सर्कल होगा, ठीक है, इस टाइप का कुछ सर्कल होगा फिर, क्योंकि जो उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है सॉल्व करने से भी वहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो बस अब तो क्लियर है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल का डायमीटर, सही है। फिर तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए बी क्या होगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 2/√3, 4/√3। मेरे से क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ए बी का स्क्वायर 16/3 हो जाएगा, सही है। बस यही आंसर हो गया। एक पल के लिए तो मैं भी सोच रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, बट सही है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम होगा। चलो अगला सवाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब अप टिल इंफिनिटी का पावर log 0.25, log का बेस क्या है 0.25, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब इंफिनिटी, है ना। इसका वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, इसका आपको क्या करना है, वैल्यू बताना है। ट्राई करो एक बार। ओके, देखते हैं। हाँ देखो इसको, तो सबसे पहले दो चीज आप समझो, एक होता है जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी यानी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टिल इंफिनिटी। इसका जो सम होता है वो ए अपॉन 1 - आर होता है। यहां पे आर का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। इंफिनिटी तक जाता है, और यहीं अगर एन टर्म्स तक जाएगा तो उसका सम का फॉर्मूला अलग होता है, ए इंटू आर की पावर n-1/r-1। और उसके बाद इनफाइनाइट ए जीपी। अब ए जीपी में क्या होगा, ए बी, ए प्लस डी बी आर, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर इंफिनिटी। मतलब इसमें क्या होता है, सुनो, एक टर्म एपी का एक टर्म जीपी का मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो ए बी, ए हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, बी हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ए प्लस डी बी आर सेकेंड टर्म ऑफ एपी सेकेंड टर्म ऑफ जीपी, ए प्लस 2d बी आर स्क्वायर थर्ड टर्म, ऐसे करके इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसका सम होता है ए बी बाई 1 - आर प्लस डी बी आर बाई 1 - आर का होल स्क्वायर। यहां पे भी मॉड ऑफ आर लेस देन 1, काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों फॉर्मूला है, बहुत बार सवाल आ चुका है ना, इनफाइनाइट एजीपी, इनफाइनाइट जीपी। अब इसको ध्यान में रखते हुए इस पे फोकस करते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है मेरे पास, पहला 1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर, है ना, 10/3 क्यूब, ये इंफिनिटी तक गया। इस 1 को तुम भूल जाओ, 1 प्लस, अब यहां से यहां तक तुमको दिख गया इनफाइनाइट एजीपी, है ना। एजीपी कैसे, देखो 2 6 10, ध्यान दो 2 6 10, ये किस में है, ये सब एपी में है, और फिर 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1/3, 6 के साथ 1/3 स्क्वायर, तो 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब, ये किस में है, जीपी में है। तो ऑफ कोर्स ये 2/3 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब इनफाइनाइट एजीपी है। आंसर क्या होगा, ए बी बाई 1 - आर
प्लस डी बी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। लिखो आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखो। तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस ए बी, ए कितना है मेरा, ए है, इस 1 को भूल जाओ, ए है 2, एपी का फर्स्ट टर्म 2, बी कितना है, जीपी का फर्स्ट टर्म 1/3 बाई 1 माइनस आर, आर कितना है 1/3 प्लस डी बी आर, डी यानी एपी का कॉमन डिफरेंस 4, बी यानी फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी 1/3, आर यानी कॉमन रेशियो ऑफ जीपी 1/3, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करने पे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आ रहा है, देख लो सॉल्व करने पे। तो ये जो पूरा है बेस, इसका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब इसका वैल्यू 3 है तो आगे उसका वैल्यू देखते हैं, है ना। ये क्या है, ये तो तुमको ऐसे भी आंख बंद करके भी दिख गया कि ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी। आंसर क्या होता है a बाई 1 माइनस आर, ए यानी फर्स्ट टर्म 1/3 बाई 1 माइनस 1/3, तो 1/3 इंटू 3/2, 1/2 आ गया। और वो 1/2 लॉग के आर्ग्यूमेंट में जाएगा, तो लॉग यहाँ पे 1/2 और बेस है 0.25, ठीक है। अच्छा लॉग ये है 1/2, 0.25 का मतलब कितना 1/4, सही है। तो ये हो गया लॉग 1/2 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 1/4 और बेस है 1/4। अंडर रूट है, पावर हाफ है, हाफ पीछे आएगा, कितना लॉग 1/4 बेस 1/4, यानी ये तो कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका वैल्यू हाफ हो गया। तो पावर का वैल्यू हाफ है, इसका वैल्यू 3 है, आंसर क्या हो जाएगा 3 का पावर हाफ, यानी आंसर जो आएगा √3 आ जाएगा। ओके सो मैं देख रहा हूं कि इस कलर से उतना विजिबिलिटी अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कलर मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। तुम लोग मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देख लेना, दिख जाएगा ये, है ना। 3 का पावर हाफ मतलब √3। एग्जाम में हमसे जो है इसका स्क्वायर पूछा था, शायद क्या पूछा था, इसका स्क्वायर पूछा था, कर लेंगे स्क्वायर इसका। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये, चलो अगला सवाल लिया जाए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। लेट एस एक सेट है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, कॉमा मैट्रिक्स ऑफ 0 आयोटा आयोटा 0 का पावर n इंटू ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, ऐसे करके सेट दिया। फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, इन एस, एस के अंदर हमको 2 डिजिट नंबर्स बताना है, कितना होगा। ध्यान से सुनो, सेट एस क्या है पहले उस पर फोकस करो। तो जो सेट एस है वो किसका सेट है, एन का सेट है, एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का पावर एन इनटू ये मैट्रिक्स बराबर ये। अच्छा ये मैट्रिक्स अगर तुम ए मानते हो, ये मैट्रिक्स अगर बी मानते हो, तो क्या लिखा हुआ है b इंटू ए बराबर ए लिखा हुआ है। अच्छा b इंटू ए बराबर ए, इधर वाला तो सेम ही मैट्रिक्स है ना, सेम ही है, तो इसका मतलब है b को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, b अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए आई तो अपना काम बन जाएगा। b अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अपना काम बन जाएगा। तो तुमको ये देखना है b किसको बोले हो, b बोले हो 0 आयोटा आयोटा 0 इसका पावर n, इसको तुमने b बोला है। तो यहां पे b को मुझे i चाहिए, तो n क्या होना चाहिए ये पता करो। b मेरा
यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, तो उसके लिए n को क्या होना पड़ेगा ये पता करना है। ठीक है, सोचो जरा एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, सोचते हैं b को हमको i बनाना है। आ जाओ। तो सबसे पहले इसका पावर n है, तो इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हैं। 0 आयोटा आयोटा 0, है ना, इसका स्क्वायर निकालो। ये मैट्रिक्स मान लो कुछ भी है, ये मैट्रिक्स p मान लिया, तो p स्क्वायर कैसे निकालोगे? p स्क्वायर 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालो। अब देखो ध्यान से, 0 इंटू 0 0 प्लस, मैंने मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो कॉलम। नहीं पता है तो जाके मैट्रिसेस का लेक्चर्स देख लो मेरे चैनल पे। 0 इंटू 0 प्लस आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है जी, आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1। आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। ये सब पता होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर हो गया -1, यहाँ पे आएगा 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 0 0, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये p स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलो एक बार p का पावर 4 निकालो, तो -1 0 0 -1 इंटू -1 0 0 -1, p का पावर 4 निकालो, तो क्या होगा, p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर। p स्क्वायर इतना है, इसी को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सॉल्व करने पे तुम्हारा आ रहा है 1001। अच्छा, मतलब ये तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो n का सबसे पहला वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। सबसे पहली बार जब n तुम 4 लोगे उस टाइम पे ये यूनिट मैट्रिक्स होगा, है ना। अब इसके बाद रिपीट करेगा 4 का, फिर इसको फिर पावर 6 लोगे तो फिर ये मैट्रिक्स आएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो फिर ये मैट्रिक्स आएगा। तो ध्यान दो, p का पावर 4, p का पावर 8, p का पावर 12, p का पावर 16, डॉट डॉट डॉट, ये सब का सब क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि p का पावर 4 क्या है, i है, तो p का पावर 8 निकालो तो क्या होगा, p का पावर 4 इंटू p का पावर 4, यानी i इंटू i। तो i इंटू i कितना होता है, i होता है। इसको फिर से p का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से i। तो n जो होना चाहिए तुम्हारा, n क्या होना चाहिए, 4 8, है ना, उसके बाद 12 16 डॉट 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 ऐसे होना चाहिए। मेरे से क्या पूछा था, फाइंड नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इन s में 2 डिजिट का कितना नंबर है। तो चलो 2 डिजिट का नंबर, तो यानी 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर्स इन s क्या होगा, 12 से शुरुआत होगा, n जो है 4 का मल्टीपल है, तो 12 16 20 96 तक, है ना। कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, सॉरी 8 नहीं आएगा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, 96 माइनस 12/4 प्लस 1, l माइनस a बाई डी प्लस 1। तो 96 माइनस 12 कितना हो जाएगा, देख लो, 4 4 प्लस 1, है ना, तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आएगा, आई होप। हम्म 22, तो s में कितना 2 डिजिट नंबर्स हो जाएगा, 22 2 डिजिट नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगले वीडियो में इसी टाइप का और भी वीडियोस हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।